कोई भी क्लाइंट आता है उसको पहले ही बता देते हैं कि आप आया जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम लोग सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। हाँ। असेसमेंट के बाद हम क्लियर कट बता देते हैं कि ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना। तो इटली में हम पहले ही कैंडिडेट को बताते हैं कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो इटली में इस वक्त कराची के 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वीज़ा 50 का आएगा। ये जो पोस्टर्स लगे होते हैं ये वीज़ा गारंटीड, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, बच्चे के मुस्तकबिल से ना खेलें। हाँ, आप क्लियर बता दें कि बेटा ये है, ये अगर मैं पंजाब साइड्स में जाऊं तो वहाँ से एक चीज़ चली थी डन बेस, कि सर डन बेस कंट्री कौन से हैं आपके बताएं और डन बेस आइल्स करा दें। मैं यहाँ बैठ के डन कैसे कर सकता हूँ कि भाई आप जो हैं कनाडा जाओगे, आप अमेरिका जाओगे। फॉर सपोज अगर मैं आपके पास आता हूँ, राइट, मेरी CGPA भी ख़राब है, मेरे पास आइल्स भी नहीं है, मैं आपको कहूँगा यार मुझे इटली जाना है, वो भी स्कॉलरशिप पे, आप मुझे अगर स्कैमर होंगे तो क्या कहेंगे? तो ऑब्वियसली से मैं कहूँगा कि हाँ कोई मसला नहीं, आप इतने पैसे अपफ्रंट रखें। एक बंदा खुद आ रहा है तो उस स्कैमर के लिए उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी? अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बड़ी देखी है इन स्कैमर्स की कि अपने पोस्टर में ये भी लिखते हैं कि फला फला यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ फिलेटेड है। अगले को लगे कि यार ये यूनिवर्सिटीज़ उनके हाथ में है, ये यूनिवर्सिटी पैनल आपके पे। पैनल पे। हाँ। अच्छा, पैनल पे होते हैं पैनल सभी। पे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैनल पे हैं तो मैंने किसी को भी कहा कि भाई एडमिशन दो, उसने कहा जी हम तो बैठे हैं। कि पाकिस्तान के पास ये यूं कहेंगे बदकिस्मती से ये एजाज़ हासिल है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी रही है जो कि दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कैम किए उन्होंने। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा छोटे पैमाने पे हो रहा है। तो वो एजुकेशन की तरफ भी स्कैम कर रहे हैं और मेडिकल की तरफ भी बहुत स्कैम कर रहे हैं। मैं आपके पास आया, आपने कहा 3 लाख रुपए लगेंगे, कंसल्टेंसी फीस है और बाकी डॉक्यूमेंट्स की ये इतनी फीस है। राइट। फिर ये भी क्या होता है कि 1 माह बाद आपकी तरफ से कॉल आए कि यार तुम्हारी फीस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। अब स्कैमर्स क्या करते हैं, वो इसी ईमेल को टेम्पर करते हैं। टेम्पर करके अगर वो टेस्ट की फ़ीस थी $40 तो वो $150 चार्ज करते हैं, $40 वहाँ देते हैं। बाकी पंजाब का बच्चा पढ़ने भी नहीं जा सकता है जर्मनी, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है। तो वहाँ का बच्चा सिंध आता है, सिंध में आके PRC डोमिसाइल सब स्क्रैच से बनाता है और फिर जर्मनी जाता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि वही पंजाबी लड़का आप कह रहे हैं कि सिंध आता है, बिल्कुल और आता यहाँ से जाता है, PRC और डोमिसाइल अगर खुदा न खास्ता वही पंजाबी लड़का जो सिंध से जा रहा है दूसरे बिल्कुल। मुल्क और वहाँ पे डिस्पर्स हो जाए, कोई ऐसी हरकत करे तो सिंध भी ब्लॉक। बुराई सिंध पे आनी है, बिल्कुल सी। ये पंजाबी लड़कों के यहाँ पे डोमिसाइल कैसे बन रहे हैं सर मनी टॉक्स। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिमांड किस मुल्क की आ रही है अभी आजकल लेकिन के इस नौजवान? वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड अगर पब्लिक की तरफ जाएं तो जर्मनी पब्लिक एजुकेशन और इटली। हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हम कोशिश करते हैं कि जो यूथ घर में बैठी हुई है, जो नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, उनको हमारे ही प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें पता चलें, यानी उनको जाना ना पड़े किसी जगह पर। हम आए दिन हर पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आते हैं जो कि आप इंजॉय करते हो और आपको बड़ी ज़बरदस्त अच्छी भी लगती है, आपका फीडबैक भी आ रहा है, उसके लिए भी शुक्रिया। आज हम बेसिकली फोकस रखेंगे कि एक नौजवान स्टडी करने के लिए एब्रॉड कैसे जाए, और साथ ही साथ में ये आइल्स का, ये GRE का मामला क्या है। स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं आजकल भाई, यानी आप पैसे दे देते हैं, वो आपको वहाँ पे पहुँचा भी देते हैं, उसके बाद आपका नंबर भी नहीं उठाते कंसल्टेंट्स। तो उस हवाले से इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर मिस्टर अली हैदर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, को-फाउंडर हैं, CEO हैं स्टूडेंट नेस्ट के और एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ खुद कंसल्टेंट मौजूद है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहीं पे डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 हर मुल्क के हवाले से हम बात करेंगे कि भाई इटली कैसे जाएं, जर्मनी कैसे जाएं, अमेरिका कैसे जाएं, आइल्स की कैसे तैयारी करें, और ये जो मार्केट में आजकल स्कैमर्स का राज है, इनसे कैसे बचा जाए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपके कि आप, मैं पहले ही सर से बात किया, आप टाइम पे आए। मज़े की बात ये है कि अब तक कोई भी गेस्ट जो टाइम पे नहीं आया, आप टाइम पे आए सर। थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट। इसका मतलब ये है कि आप वाकई में एजुकेशनिस्ट कि वो लेगेसी को लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं कि यार एक एजुकेशनिस्ट आ रहा है तो बड़ा प्रोफेशनल हो गया, हम बैठे पढ़े लिखे बंदे आ रहे हैं भाई। तो सर चलें, नहीं, आई अप्रिशिएट कि आपने लाइक इस चीज़ को सराहा, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट में। आजकल ये बड़ा मसला चल रहा था। अब मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे बताया कि यार मैंने इतने पैसे खर्च किए,
मेरे अपने अबू से मैंने कहा कि यार मुझे Exactly. ये पैसे दो, मैं मलेशिया जाऊँ, किसी कंसल्टेंट ने उसको टोपी पहना दी कि भाई आप वहाँ जाओगे 2 लाख रुपए महीने के कमाओगे। बिल्कुल यहाँ पे बेचारा 30,000 कमा रहा था, ऐसा ही है। उसने अबू ने पैसे भी दे दिए 10 लाख रुपए, भाई जाओ 2 Right. लाख रुपए महीने के मिले। वो वहाँ पे पहुंचा, उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो तो रहा ये मेरे दिमाग में आया, मैंने क्यों ना एक एजुकेशनिस्ट को मदु किया जाए, है। राइट, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस Sure, बिल्कुल, तो सर I'm all yours. आपकी जर्नी पहले मुझे बताएं कि आपने कैसे ये सफ़र शुरू किया, एजुकेशनिस्ट की तरफ कैसे आए। तो ये जो कंसल्टेंसी वाले जो है धोखा दे देते हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो Sure. आपकी जर्नी सर पहले मुझे बताएं कि कैसे आए इस तरफ। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ताल्लुक एजुकेशन से किस तरह हुआ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम शाहिद मंसूर हसन साहब, बेसिकली मेरे वालिद डॉन न्यूज़पेपर में थे एंड ही वाज अ कॉमर्स रिपोर्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीवी जब स्टार्ट हुआ था उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से। तो एजुकेशन मेरे फादर की तरफ से इनहेरिट हुई, और देन मैंने अपनी जो कहना चाहिए ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स से पढ़ा। वहाँ पे जो उस वक्त प्रिंसिपल थे अब्दुल हसीब साहब, मेरे दोस्त रिजवान उनके वालिद थे, तो उनसे बहुत अच्छा इंट्रैक्शन था, उनके साथ बैठना, उनसे चीज़ें सीखना। तो देन वहाँ पे इस तरीके से मैं एजुकेशन की तरफ आया, और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पढ़ाना इंग्लिश लैंग्वेज, ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ फिर मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्यों ना आप आइल्स की तरफ भी आइए, क्योंकि आइल्स और टॉफल, पहले टॉफल बहुत कहना चाहिए कॉमन था, लेकिन उसके बाद टॉफल की डिमांड कम हो गई, आइल्स जो है वो बढ़ गया। तो आइल्स स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोहम्मद रिजवान, हम दोनों ने मिलके 2018 में बेसिकली बुनियाद रखी थी स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर की। तो वहाँ पे हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। वहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज, ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, आइल्स प्रिपरेशन और स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंसी को स्टार्ट लिया। सही है। तो उसके बाद ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मौला के करम से चलता रहा। फिर कोविड आया, कोविड में आपको पता है एवरीथिंग गॉट शट डाउन, बिल्कुल ऐसे। तो उस पर फिर हमने भी ऑब्वियसली ज़्यादा पॉज लिया, एंड देन फिर आफ्टर कोविड हमने इसको रीस्टार्ट किया। और आज अल्लाह ताला का करम है मौला का कि हमारे 3 कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम गुलबर्ग, शार फैसल और नाज़िमाबाद में हैं। और इस वक्त सबसे एक अच्छी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट ये है कि लास्ट अभी जो मार्का हक की सेलिब्रेशन हुई थी ऑल ओवर कराची, जो भी आइल्स इंस्टीट्यूट्स हैं और कंसल्टेंट हैं, उनमें से सिर्फ स्टूडेंट नेस्ट को गवर्नर हाउस पे इनवाइट किया गया था। अच्छा। हम लोग वहाँ पे मार्का हक की सेलिब्रेशन में, मेरा ब्रांड, मेरी टीम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि कराची में पूरे डिफरेंट कंसल्टेंट के होते हुए हमें वहाँ पे इन्विटेशन दिया गया था। तो क्या चीज़ ऐसी आपको मुख्तलिफ करती है बाकी? देखिए, हम लोग ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं। अच्छा, एक बाकी क्या honesty करें पे, सॉरी, बाकी क्या करेंगे? आप सिर्फ ऑनेस्ट हैं? देखें बाकी क्या एग्जैक्टली साथ ऑनेस्टी पे बिलीव करना के, जैसे आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया था कि लोग धोखा दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आप इतने कमाएंगे, वहाँ जाते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं और वो जगह भी नहीं होती है। ठीक है, अब स्टडी पे जब हम काम करते हैं, हम क्योंकि स्टडी के साथ साथ वर्क पे भी काम करते हैं, राइट। वर्क पे हम कनाडा पे काम कर रहे हैं, या हम US पे कर रहे हैं, बेलारूस, अल्बानिया, चेक रिपब्लिक। तो हम ऑनेस्टी का मतलब ये कि हम ऑनेस्टली कैंडिडेट को पहले बता देते हैं असेसमेंट करके कि आया कि आपकी प्रोफाइल इस कंट्री के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगरचे हमें पता है कि उस बंदे की या उस कैंडिडेट की CGPA कम है, आइल्स भी 6 है, नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स हैं, तो वो प्राइवेट में जा सकता है जर्मनी में, पब्लिक पे नहीं जा सकता है। तो हम उसे क्लियर बताएंगे कि आप बिकॉज ऑफ योर प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, और आपके डिफरेंट वेज ये हैं। अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे स्कैमर्स हैं जो कि ये चीज़ नहीं बताते हैं, वो कैंडिडेट से अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट लेते हैं, और एंड ऑफ द डे जब वो उसका 6 मंथ 8 मंथ्स का टेन्योर गुजरता है, और ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि बेटा आपकी परसेंटेज ही कम थी, सॉरी आपका नहीं हो सकता। यानी आप जो कोई भी क्लाइंट आता है उसको पहले ही बता देते हैं कि आप आया जाएंगे या नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर जाएंगे तो यानी वो बिल्कुल जाता भी है इन दी एंड, ऐसे नहीं होता कि वीज़ा उसकी वो हो जाए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम क्लियर कट बता देते हैं कि ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना, आपका वीज़ा प्रोसेस करना, और तमाम प्रोसेस को स्मूथली लिजिट तरीके से लेके चलना, राइट। अब एडमिशन, अब जैसे आपका सवाल है कि वीज़ा वाला आपने जिक्र किया, तो इटली की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी भी नॉलेज पे कि इटली बहुत कहना चाहिए हॉट केक चल रहा है, बिल्कुल, राइट। तो इटली में हम पहले ही कैंडिडेट को बताते हैं कि अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो इटली में इस वक्त कराची के 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो एक चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन वीज़ा 50 का आएगा। 10,000 में से कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 50 लोगों का वीज़ा आता है हर साल। एग्जैक्टली। और इटली का एक ही इंटेक है पूरे साल में, सिर्फ सितंबर इंटेक है। सही है। जर्मनी में 4 इंटेक्स आते हैं, US में 6 इंटेक्स आते हैं। तो हम कैंडिडेट को ये बात क्लियर करते हैं कि ठीक है, ये बात हम आपको बता रहे हैं, हाँ एडमिशन लाना हमारी जिम्मेदारी,
हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप गूगल पे जाएं, स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट लिखें, यू विल फाइंड अस हाँ, विद द सक्सेस। ये जो पोस्टर्स लगे होते हैं ये वीज़ा गारंटीड, बिल्कुल यानी उसकी गारंटी एम्बेसी खुद नहीं देता, ये लोग कैसे देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। बिल्कुल ये, और वो भी इटली की, यानी 10,000 बंदे कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि वीज़ा गारंटीड, जबकि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 50 बंदों को देते हैं। ऑनेस्टली यही बात इसका है। मतलब सीधा सीधा ये कि दे आर स्कैमर्स। एग्जैक्टली आप देखें, वो भी बड़े बड़े नाम देखे डेफिनेटली। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, बच्चे के मुस्तकबिल से ना खेलें। हाँ, आप क्लियर बता दें कि बेटा ये है। अब देखें, ये जानने के बाद भी अगर कैंडिडेट कहता है कि ठीक है आप इटली पे करें, वाई नॉट, फिर हम कर देते हैं। लेकिन हम उसको बता देते हैं कि एडमिशन आपका अगर आइल्स हो जाता है तो 95% पॉजिटिव चांसेस है, आइल्स नहीं होता है तो 80% चांसेस हैं इटली के लिए। हाँ। एग्जैक्टली लेकिन वीज़ा का यही रेशियो है कि 10,000 में से सिर्फ 50 का वीज़ा आएगा। अब अगर कैंडिडेट कहता है नहीं आई एम गुड टू गो, तो हम उसका केस प्रोसीड करते हैं। सही है। कैंडिडेट सुनने के बाद कहता है कि नहीं आपने अच्छी चीज़ बताई, अब आप कोई दूसरा ऑप्शन बताएं, दूसरा कंट्री बताएं, तो उसके बजट को देखते हुए फिर हम बताते हैं कि ठीक है अकॉर्डिंग टू योर बजट आप इन कंट्रीज़ में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एशियन हैं या इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, यहाँ जा सकते हैं। अब आपने जो वीज़ा गारंटी का जिक्र किया, ये अगर मैं पंजाब साइड्स में जाऊँ तो वहाँ से एक चीज़ चली थी, डन बेस। डन बेस कंट्री है, डन बेस कंट्री है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर डन बेस कंट्री कौन से हैं आपके बताएं, और डन बेस आइल्स करा दें। मैं यहाँ बैठ के डन कैसे कर सकता हूँ कि भाई आप जो हैं कनाडा जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो डन बेस का ये एक स्कैम है। अच्छा, अब ये स्कैम स्टार्ट हुआ था पंजाब से और ये चलते चलते ऑल ओवर द सिंध भी आ चुका है। और ये बहुत टेक्निकल तरीके से ना लोगों की मेंटालिटी को देख के ट्रैप करते हैं, बहुत ही शार्प तरीके से। अब जिसकी नॉलेज है, आप माशाल्लाह मीडिया से, आपकी अवेयरनेस है, आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ पिच करेगा, आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, आप 10 जगह चेक करेंगे, फिर कोई स्टेप लेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंस कि कॉमन बंदा वो आजकल क्योंकि जो हालात हैं वो सब बाहर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एक कहना चाहिए सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक है, वो फ़ौरन पैसे रख देते हैं। बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये होता है कि ऑलमोस्ट उन्होंने कोई 50-60 लोगों से पैसे जमा किए, उसके बाद ऑफिस बंद। अच्छा, ये भी होता है। नंबर बंद हो चुका है, आपके पास कोई ट्रेस नहीं है। ऑफिस में आप छापा मारते हैं, ऑफिस रेंट में था, कुछ पता नहीं कौन है। देखें, तो ये जो डन बेस का है, तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू में ये कहना चाहूँगा कि डन बेस कोई कंट्री नहीं है, डन बेस कोई ऐसा आइल्स नहीं है, क्योंकि आइल्स का टेस्ट जो वेरीफाई या जो चेक होता है वो ऑस्ट्रेलिया या यूके में होता है। यहाँ तो चेक होते ही नहीं है पेपर। वो डन कैसे हो गया? कैसे डन हो सकता है? सही बात। आपके हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब हमारा स्टूडेंट नेस्ट का रेशियो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 99% है जर्मनी पे सक्सेस रेशियो। अच्छा, ठीक है। इस लास्ट इनटेक में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 50 स्टूडेंट्स का है। सही है। तो हमें पता है कि हमारा क्या सक्सेस रेशियो है और क्यों है, राइट। इसी तरह कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सक्सेस रेशियो 80% है जो है वो। अच्छा, फिर अब स्कैमर्स की बात हो गई, हम समझ गए। चलो एक मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ। फॉर सपोज अगर मैं आपके पास आता हूँ, मेरी CGPA भी ख़राब है, मेरे पास आइल्स भी नहीं है, मैं आपको कहूँगा यार मुझे इटली जाना है, वो भी स्कॉलरशिप पे, आप मुझे अगर स्कैमर होंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, अगर मैं स्कैमर बनता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि हाँ कोई मसला नहीं, आप इतने पैसे अपफ्रंट रखें। अच्छा, पूछेंगे भी नहीं कि भाई और क्या है, क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, किस फील्ड में जाना है? एक बंदा खुद आ रहा है तो उस स्कैमर के लिए उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी? खुद बकरा आ रहा है कुर्बानी के लिए, खुद आ रहा है ना, वो तो कह रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे जाना है। अच्छा, डंकी तो करवा सकता है वो बंदा, हाँ राइट, लेकिन लीगल तरीके से नहीं भिजवा सकता। अच्छा, फॉर सपोज अपना स्टूडेंट नेस्ट के पास अगर आता है ये सेमी क्लाइंट, तो स्टूडेंट नेस्ट क्या करेगा उसके साथ? बिल्कुल, हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया, हमने मना कर दिया है कि हम आपके केस को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? और मैं आपको कहूँ ये लो 50,000 रुपये यार प्लीज़ कर लो। सर आप 50 लाख भी रख दें ना, $50 भी रख दें, $50 लाख। मुझे पता है कि मैं केस कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं लेके क्या करूँगा? अब इस वक्त गूगल में हमारे 150+ माशाल्लाह रिव्यूज़ हैं, हमारी एक ब्रांड माशाल्लाह वर्थ है। मैं चंद पैसों के लिए अपनी इतनी सारी मेहनत इज्जत क्यों ख़राब करूँ? सही बात है। और उनकी जो बाकी कंसल्टेंसी वाले, अब उनमें से देखें बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं, आपकी भी नॉलेज में होगा, कि जो आए दिन ऑफिस चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये उनके नाम चेंज हो रहे होते हैं, ब्रांड का नाम चेंज हो रहा होता है। जब ऑफिस में आते हैं, अच्छा आपको तो उस ब्रांड पे देखा था मैंने, क्या किया उन्होंने, नाम चेंज करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो नाम ब्लैकलिस्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बड़ी देखी है इन स्कैमर्स की, कि अपने पोस्टर में ये भी लिखते हैं कि फला यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ
वो है कोलेब्रेशन में Collaboration है है। या उनके एफिलिएटेड है मेरे ख्याल से, ये कुछ लिखते हैं ये, ताकि अगले को लगे कि यार ये यूनिवर्सिटीज उनके हाथ में है, अभी ये हमें करके दे देगा एडमिशन। देखिए ये होता है पैनल पे होना। हाँ। जो राइट टर्म है ना वो है कि ये यूनिवर्सिटी आपके पैनल पे। हाँ। अच्छा पैनल पे होते हैं पैनल सभी। पे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैनल पे हैं तो मैंने किसी को भी कहा कि भाई एडमिशन दो, उसने कहा जी हम तो बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। पैनल पे होने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक, जैसे अब यूरोप की अगर हम बात करते हैं, प्लस 13 ईयर्स एजुकेशन होना लाजमी है अगर आपको यूरोप जाना है। सही, 13 ईयर्स प्लस 13 ईयर्स एग्जैक्टली, ठीक है। अब कैंडिडेट की 11 ईयर्स एजुकेशन है, यूनी मेरे पास 50 पैनल पे हैं, लेकिन उस पैनल का फ़ायदा क्या, क्योंकि उसकी एजुकेशन ही 11 ईयर्स की है। नहीं, आपके पास अगर पैनल है तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा ये होता है कि पैनल पे, अब मैंने एक फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, हाँ। सो एंड सो, उसने डायरेक्ट अपना एडमिशन किया, डायरेक्ट प्रोसेस किया, डायरेक्ट यूनी पे एप्लीकेशन की, सब कुछ कर दिया। वो जो प्रोसेस करेगा वो लीगल थिंग्स, वो लीगल चीज़ें उसको नहीं पता होंगी जो मेरी टीम करेगी। सही है। तो अब जब एक स्टूडेंट नेस्ट की टीम काम कर रही है तो वो पैनल पे है, तो उस पैनल को पता है कि इन्होंने इतने स्टूडेंट्स भेजे हैं, ये 50 स्टूडेंट्स भेज चुके हैं लास्ट इनटेक में, 10 भेज चुके हैं, तो इनकी एक मार्केट वैल्यू है और इनके स्टूडेंट्स वाकई पढ़ने आ रहे होते हैं, वहाँ जाके डिस्पर्स नहीं हो जाते हैं। तो पैनल का ये होता है कि वो प्रोसेस जो कि एक नॉर्मल बंदा कर रहा है, उसका एडमिशन का रिप्लाई 0 आता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो पैनल पे होते हैं तो वो रिप्लाई आता भी पॉजिटिव है और बहुत जल्दी आता है। लेकिन अगेन उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। सही है, सही है, सही। आप फ्री एजुकेशन की तरफ आते हैं, आप स्कॉलरशिप्स की तरफ आते हैं, बट यू नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक और स्कैम है, वो भी मैं कंफर्म करना चाहूँगा। फॉर सपोज अगर मैं आपके पास आया, आपने कहा 3 लाख रुपए लगेंगे, कंसल्टेंसी फीस है और बाकी डॉक्यूमेंट्स की ये इतनी फीस है, राइट। फिर ये भी क्या होता है कि 1 माह बाद आपकी तरफ से कॉल आए कि यार तुम्हारी फीस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, 50,000 और भेजो, ये भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हो मतलब जो स्कैमर्स है वो ये करते हैं, रियलिटी बेस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जर्मनी आपने प्राइवेट यानी कि फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से फिर अब एक डॉलर भी ऊपर नीचे होता है ना कभी। हाँ, वो तो डॉलर यूरोज ऊपर नीचे होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब आपने जर्मनी पे अप्लाई किया, वहाँ से यूनी ने कहा कि इस कैंडिडेट को ये टेस्ट देना है। अच्छा, ठीक है, वो यूनी की ऑफिशियल ईमेल है, वो ईमेल कहीं से जनरेट नहीं हुई है, वो यूनी की ऑफिशियल ईमेल मेरे उस स्टूडेंट के पास भी आएगी। वो खुद पढ़ेगा उस ईमेल को, उसमें लिखा हुआ है कि ये टेस्ट है, ये कोर्स है एंड ये उसकी फ़ीस है, ये आपको देना है, तो आप हमारी यूनी पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि स्टूडेंट से डायरेक्ट कहते हैं कि आप डायरेक्ट यूनी पे फीस जमा कराएं। अब स्कैमर्स क्या करते हैं, वो इसी ईमेल को टेम्पर करते हैं, टेम्पर करके अगर वो टेस्ट की फ़ीस थी $40 तो वो $150 चार्ज करते हैं, $40 वहाँ देते हैं, बाकी $110 अपने पास आ जाते हैं या यूरोज उनके पास आ जाते हैं। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी की तरफ आते हैं, इसलिए हमारा क्लाइंट, उसके पास जो ईमेल होती है वो हमारे पास भी होती है और वो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस को देख रहा होता है। अच्छा, ये हम स्कैमर्स की बात करें, एक और चीज़ आपको पता होगी डेफिनेटली कि पाकिस्तान के पास ये यूं कहेंगे बदकिस्मती से ये एजाज़ हासिल है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी रही है जो कि दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कैम किए उन्होंने। बेशक, बिल्कुल। वो कंपनी है एग्जैक्टली। उन्होंने, हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको जो एक्सपोज किया था 2015 में, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही जाली डिग्रियां बनाना शुरू कर दी, इवन यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी सेम टू सेम वेबसाइट्स बना दी, बिल्कुल, और बच्चों को लग रहा था कि यार उसी यूनिवर्सिटी से मुझे आई है एडमिशन की कॉल, exactly. तो ये भी होता है वैसे। बिल्कुल होता है। और ये एग्जैक्ट जो कि बहुत एक जाइंट था उस दौर पे, जिस पे छापा पड़ा और वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा छोटे पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही अभी भी हो रहा है? अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि आप, क्या वो एग्जैक्टली कर रहा है? नहीं, वो उसमें ये नहीं कहूँगा मैं एग्जैक्ट कर रहा है, उसमें अब डिफरेंट लोग आ चुके हैं। अच्छा, तो वो एजुकेशन की तरफ भी स्कैम कर रहे हैं और मेडिकल की तरफ भी बहुत स्कैम कर रहे हैं। अब आपने भी, मैं कंसल्टेंसी से हट के बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर इंडस्ट्री सुनी होगी, डब्बा। एग्जैक्टली। तो कॉल सेंटर में मेडिकल कैंपेन्स में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये कैसे होते हैं सर? कैसे होता है? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ऐसे होता है जनाब कि एक फॉर एग्जांपल कैंपेन है DME, सही है, मेडिकल की कैंपेन है। अब DME में पूरे पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है। कैसे स्कैम हो रहा है कि जो बंदा कॉल करता है वो अपने ही दोस्त को कॉल करके उसकी फेक रिकॉर्डिंग बनाएगा, अच्छा, इंग्लिश में फेक रिकॉर्डिंग। उसके बाद वो अमेरिका की जो इंश्योरेंस है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड हो गया या फिर एटना हो गया, कोई भी हो गई इंश्योरेंस, वहाँ वो, क्योंकि उसके पास डाटा मौजूद है, रिकॉर्डिंग फेक बनी, डाटा लिया उसने, वो ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड या एटना को भेज दिया कि भाई इसको बैक ब्रेस की ज़रूरत है, इसको नी ब्रेस की ज़रूरत है और ये पैसे लगेंगे।
इंश्योरेंस कंपनी ने देखा, रिकॉर्डिंग सुनी, सब कुछ सही था, उन्होंने भेज दिया। ठीक क्या है, भेजी वो? मेडिसिन भेज दिया, बैक ब्रेस भेज दिया, नी ब्रेसेस भेज दिया। सही। अब क्लाइंट के पास एक पहुंचा, दूसरा पहुंचा। अब क्लाइंट ने जो क्या किया है, चार्ज तो वो कर चुका है क्योंकि उसने जो ऑफिस था उसको पे कर दिया, उनके पास पैसे हैं, उसने उस क्लाइंट को जो है ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये सीन है। अब और पैसे वहीं से आते हैं, पैसे यूएस से ही आ रहे होते हैं। हाँ। तो इस तरह मेडिकल का स्कैम और ये जो यूनी का आपने जिक्र किया कि डिग्रीज का, फेक डिग्रीज का, ये स्कैम अभी भी चल रहा है। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे पाकिस्तान में इस वक्त कुछ कॉल सेंटर तो हर जगह बने हुए हैं सर। कॉल सेंटर इस वक्त आपको सारे तो स्कैमर्स नहीं होंगे, कुछ सारे स्कैमर्स नहीं है सर, लेकिन ज़्यादातर आपको मैं कहूँगा कि 70% अनफॉर्चुनेटली, देखें कोई भी कॉल सेंटर खुलता है एक 120 घर के यार्ड के घर पे, और 3 महीने के आप देखते हैं कि भाई वो कोई भी अच्छी पोश एरिया पे शिफ्ट हो गया है, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं से मसला हुआ है। और ये भी हम देखेंगे यार, उनके एम्प्लॉयर्स जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे 2 महीने पहले और अब गाड़ी उनको मिली है गिफ्ट में। एग्जैक्टली, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि देयर इज समथिंग फिशी। तो एजुकेशन में भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी वही स्कैम चल रहा है कि लोग कॉल करते हैं, फेक डिग्रीज बनवाते हैं, और अब तो ये एडिशन हो चुका है कि आपने बस बच्चे ने फेक डिग्री बनवा ली, अब उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा, कि भाई तुमने ट्रांजेक्शन की थी, है तुमने फेक डिग्री बनवाई है, अगर तुम मजीद पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। वो डर के और पैसे दे देता है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली स्कैम इस वक्त जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने एक प्रोग्राम ये रखा है पॉडकास्ट, मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस पॉडकास्ट होने चाहिए ताकि आवाम को, ऑडियंस को पता चले कि उन्हें इससे बचना कैसे। ये तो आप इनकी बात करें टेक्निकल चीज़ों की, अभी एक वाकया हुआ था 2-4 हफ्ते पहले ही। एक बाइक उसमें कार में जा रहा था, किसी ने लिफ्ट मांगी उनसे। एक बाबा थे, दाढ़ी थी बड़ी, उनके हाथ में कुरान शरीफ था। तो उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा मजहबी बंदा, उनको बिठाते हैं, लिफ्ट देते हैं। वो बाबा बैठा है आगे, उसने कहा है कि तूने भाई थोड़ी गाड़ी चली है, तो उसने कहा तूने जो है नौज़बिल्ला आपने जो है ये चीज़ें बातें की है और ये नहीं करनी चाहिए थी, और मैं शोर शराबा करने लगा, इतने पैसे दो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। यार हद हो गई अब कि ये चीज़ कुरान हाथ में, और ये कह रहे हैं कि आपने फला चीज़ें कही है, आपने उस साखे रसूल किया है इस तरह की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मैंने भी नज़र से गुजरा था। हाँ, गुजरी हो गया। बिल्कुल। तो ये देखें ना अब कहाँ पे हमारा मुआशरा जा रहा है सर, कैसे बंदा बचे। बिल्कुल यही वजह है कि हमारी जो है ना, कहना चाहिए कि वर्थ ख़राब हो रही है बाहर मुल्कों में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मनी की बात करता हूँ, तो जर्मनी ने KPK और मुल्तान को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, ठीक है, और पंजाब को। मुल्तान को और पूरे पंजाब को? पूरा पंजाब, क्योंकि अब पंजाब का बच्चा पढ़ने भी नहीं जा सकता है जर्मनी, क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट है। तो वहाँ का बच्चा सिंध आता है, सिंध में आके PRC डोमिसाइल सब स्क्रैच से बनाता है और फिर जर्मनी जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने आपका KPK, मुल्तान टोटल ब्लैक, वहाँ इन दोनों जगहों के बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भी नहीं जा सकते हैं। ब्लैकलिस्ट क्यों है? ब्लैकलिस्ट इसलिए हैं क्योंकि बच्चे जाते पढ़ने के लिए, कुछ वहाँ पे जाके डिस्पर्स हो जाते हैं, कुछ असाइलम ले लेते हैं, और कुछ अजीब सी इलीगल एक्टिविटीज़ और अनएथिकल हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से सब बदनाम होते हैं। अब जर्मनी में आपको जाना है, चाहे पब्लिक या प्राइवेट, आपको 40 लाख का ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। क्यों करना है? इसी वजह से अब वो कहते हैं कि आप हमारे पास आ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि 40 लाख का ब्लॉक अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे कोई ऐसी हरकत करते हैं, आपका सारा अमाउंट हम रखेंगे और आपको डिपोर्ट करते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि वही पंजाबी लड़का आप कह रहे हैं कि सिंध आता है, बिल्कुल, और यहाँ से जाता है, PRC और अगर खुदा न खास्ता वही पंजाबी लड़का जो सिंध से जा रहा है दूसरे मुल्क और वहाँ पे डिस्पर्स हो जाए, कोई ऐसी हरकत करे, तो सिंध भी ब्लॉक, बुराई सिंध पे आनी है। बिल्कुल, ये तो गलत। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से अब चीज़ें जो हैं, पंजाबी लड़कों के यहाँ पे डोमिसाइल कैसे बन रहे हैं सर मनी टॉक्स जो है ना, कहते हैं बन जाते हैं सर, बन जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब मेरे पास खुद ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिन्होंने कहा है कि सर हमें आइल्स नहीं करना है, आपकी वाली बात के टेबल पे पैसे रखें, हाँ, बस पास करवा दें। ओए, आइल्स करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो आपने क्या कहा? करवा ही नहीं सकता, मैंने माजरत कर दी। आपने बताया नहीं उस कंसल्टेंसी के बाद? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा यार, क्यों किसी का बुरा मैं करूं। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद AEO IDP से सर्टिफाइड आइल्स इंस्ट्रक्टर हूं। वो मुझे कहते हैं आप तो दोनों जगह से जो हैं सर्टिफाइड हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 नंबर काम करूंगा, स्कैम्स करूंगा, तो क्लियर मैं मना कर देता हूँ। अब यही सिनेरियो ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कैन यू इमेजिन, कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को बाहर भेजें, जितने पैसे चाहिए हैं ये चेक है, रखें, किसी तरह बाहर भेज दो। अच्छा, ये हाल हो चुका है इस वक्त। पेरेंट्स आके कह रहे हैं कि ये चेक है, लिखो अमाउंट, मेरे बच्चे को बाहर भेजो, मैं नहीं जानता, किसी भी तरीके से भेजो। अब उस बच्चे ने आया कि कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने कुछ किया, अल्लाह जाने, लेकिन अब ये हाल हो चुका है कि पेरेंट्स इस तरह भी कर रहे हैं।
अब इस चीज़ का फ़ायदा वो स्कैमर्स उठा लेते हैं जिनके पास खुद बंदा चल के आ रहा है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिमांड किस मुल्क की आ रही है अभी आजकल लेकिन के इस नौजवान? वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड अगर पब्लिक की तरफ जाएं तो जर्मनी पब्लिक एजुकेशन और इटली, इन दो कंट्रीज़ की है। इटली में क्योंकि ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना है, इसलिए इटली की डिमांड है। जर्मनी में ये है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, तो इसलिए जर्मनी की भी है। और क्योंकि जर्मनी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम पाकिस्तानियों की इज्जत है वहाँ पे, हमें डिग्रेड नहीं किया जाता और है। इटली में इज्जत नहीं है सर? थोड़ी कम हो गई जो हरकतें हमने की हैं उसकी वजह से। तो जैसे यूएस में इस वक्त बहुत बुरा हाल है, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, ऑल एक्सेप्ट पाकिस्तानी, मतलब एक्सेप्ट यूएस, सॉरी, हर एक का बुरा हाल है ट्रंप ने जो न्यू पॉलिसीज़ की हैं। तो इसलिए जर्मनी और इटली कहना चाहिए इस वक्त ज़्यादा कहना चाहिए हॉट केक्स चल रहे हैं। अच्छा, इजी कौन सा है सर? यानी इटली जाना इजी है या फिर किसी और मुल्क जाना? क्योंकि आजकल बड़ा, या जैसे आपने कहा, जर्मनी और इटली की डिमांड ज़्यादा आ रही है। एग्जैक्टली देखिए, अगर स्टूडेंट की CGPA और उसने आइल्स किया हुआ, फॉर एग्जांपल ओवरऑल 7 बैंड्स, नॉट लेस देन 6, और उसकी CGPA 3+ है, तो उसके लिए जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। जर्मनी पब्लिक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों अच्छा है? क्योंकि जर्मनी पब्लिक में आपको वहाँ पे जॉब्स अच्छी मिलेंगी। प्राइवेट पे भी जा सकता है वो, प्राइवेट में थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ती है, बट पब्लिक में से कोई फ़ीस नहीं देनी है। बट अगर आपकी फ़ीस CGPA कम है और अनफॉर्चुनेटली आइल्स भी कम आया है, तो आपको हम जर्मनी प्राइवेट पे कर सकते हैं या फिर इटली की तरफ देखा जा सकता है। लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाती है इटली में। स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन अगेन इटली का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है वीज़ा का। एडमिशन लाना इट्स नॉट अ बिग डील। हमारी फर्म, हमारे एडमिशन आ जाती है बासानी। एग्जैक्टली, स्कॉलरशिप भी आ जाती है बासानी। एडमिशन आएगा, स्कॉलरशिप लेटर, एवरीथिंग आपके पास आ गया। सिर्फ वीज़ा मसला करती है। वीज़ा नहीं आया देन चले, वीज़ा भी आ गया फॉर सपोज किसी बंदे का, तो वहाँ ठीक पे है। रिहाइश वगैरह ये हाँ, इसमें देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं। जब आप यूनी जाते हैं वहाँ पे, तो यूनी आपको 2 ऑप्शन देती है। एक, वो अकोमोडेशन आपको यूनी की तरफ से देते सही हैं। है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो स्कॉलरशिप के साथ? नहीं, अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, उसमें और आपको उसके पे पैसे करना हाँ, पड़ेगा। सही है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अकोमोडेशन यू नीड टू पे दैट। और वो उसके कुछ पैसे भी देते हैं, स्टाइपेंड वगैरह कुछ? हाँ, स्टाइपेंड भी देते हैं, एग्जैक्टली सी स्टाइपेंड, बात है। अच्छा, स्टाइपेंड भी डिपेंड कर रहा होता है अगेन आपके बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन पे। सही है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग है और यानी आप क्या होना चाहिए फॉर सपोज फॉर सपोज 3+ आपकी CGPA होनी चाहिए, है। आपने आइल्स ओवरऑल, अगर मास्टर्स प्रोग्राम है तो 7 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 6.5, बैचलर्स है तो ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6। सही है। ये होना चाहिए आपका। और आपने एडिशनली टॉल्क आई या टॉल्क ई का टेस्ट भी दिया ये हो। क्या है सर अब? जिस तरह सैट का टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे, GMAT का टेस्ट होता है, इसी तरह इटली के लिए आपको सैट का टेस्ट देना पड़ता है। एनी हाउ इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली आपको देना पड़ता है सही इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर एडमिशन। सही है। अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है, उसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं सर? सैट में आपके पास ज्योमेट्री होती है, मैथ्स होती है एंड अलजेब्रा होती है। सबके लिए ये जर्मनी में बात है कि अब मैं चाह फॉर रहा हूँ, सपोज कोई मेडिकल का स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसको भी यही सेट हाँ देना पड़ता एग्जैक्टली है? देना पड़ेगा, एग्जैक्टली सी बात है। वो क्यों? बेचारा भाग क्योंकि रहा मैथ से मेडिकल, अब वो वहाँ पे आके फंस परेशान गया। हो जाता है, एग्जैक्टली। हाँ। और ये होता है रियलिटी बेस में, ये होता है कि स्टूडेंट कहता है या कैंडिडेट कहता है सर मैं तो इसी से बच रहा था, फिर ये आ गया। तो ये अगर आप टेस्ट को दे देते हैं तो आपका कहना चाहिए एडमिशन सिक्योर हो जाता है। अच्छा, अब इटली में क्योंकि होता ये है जनाब कि ये एक चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम है, सही है। जिसको आप कह सकते हैं उर्दू में खैराती बेस्ड प्रोग्राम होता है। तो जब वो चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, सिर्फ कराची से नहीं, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। अब कराची का जैसे मैंने आपको रेशियो बताया कि 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, 50 का सिर्फ वीज़ा आया है। तो आप अंदाज़ा कर लें लाहौर से कितने ने किया होगा, पंजाब से कितने ने, KPK से, तो अब रेशो बहुत कम हो गया है। अब उन 50 के साथ भी ये होता है कि ठीक है भाई वीज़ा आ गया, दैट्स गुड, लेकिन बाकियों को वो ईमेल आ जाती है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वी कैन अप्रिशिएट टू ट्राई लेटर अगेन। और इटली का सबसे एक और इशू ये है कि सिर्फ सितंबर इनटेक है। इस स्टूडेंट को, उस कैंडिडेट को पूरा ईयर वेट करना पड़ता है। अच्छा, ये एजुकेशन की आप बात करें जहाँ पे 50 एजुकेशन की वीज़ाज़ बात मिलती कर है, रहा हूँ, बाकी exactly। कोई आम बंदा जाना चाहे इटली तो उसकी वो देखिए, अलग अगर प्रोसेस है। आप जाना चाह रहे हैं वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, या वर्क वीज़ा, स्किल वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। और वहाँ पे रेशियो क्या चल रहा है? वर्क पे बेहतर अगर है चाह वहाँ पे वर्क आए हुए, क्योंकि देखिए हर 6 मंथ के टेन्योर पे न्यू जॉब्स आती हैं सही है। हर कंट्री पे। लेबर्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड चेन हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। तो अगर उस टेन्योर पे एक जॉब आई है और उस टेन्योर पे जॉब आने के बाद आपको जॉब लेटर लाना, वो फिर हमारी जिम्मेदारी है प्रॉपर लेजिट तरीके से, तो वो इट्स अ गुड टू गो। लेकिन उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये वर्क का कि जैसे स्टूडेंट स्टडी पे उसके आइल्स, CGPA मार्कशीट देखी जाती है, वर्क पे हमें उसकी अपडेटेड CV चाहिए होती है। सही है। अपडेटेड CV जब हम लॉयर की तरफ देते हैं, लॉयर फिर हमें बताता है कि ठीक है भाई अपडेटेड CV गुड टू गो है फॉर कनाडा,
अगर उसका बजट अच्छा है तो नहीं है, थोड़ा कम है तो हम किसी शाइनिंग कंट्रीज़ में भी उसको देख सकते हैं। 21-22 लाख का बजट है तो उसे किसी यूरोपियन साइट में भी फिट किया जा सकता है। तो पहले उसकी सीवी देखनी होती है, सही। सीवी बता देती है। अगर हमें लग रहा है कि वो सीवी गुड टू गो है, वही बात आती है ऑनेस्टली हम बता देंगे कि अब गुड टू गो है। और अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है जॉब लाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी किसी भी मुल्क में अगर हम जाना चाहें तो मिनिमम कितनी बजट होनी चाहिए यार? इतने पैसे तो होने चाहिए कम से कम किसी मुल्क में देखें, जाना। अगर आप वर्क की बात करते हाँ। हैं, ठीक है, वर्क के लिए अगर आप यूरोपियन साइड की तरफ में आ जाता हूँ तो एटलीस्ट 22 लाख का तो आपके पास बजट होना चाहिए, एक्सेप्ट एयर टिकट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सही है। ठीक है, ये बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूँ। और अगर स्टडी की हम बात कर रहे हैं तो स्टडी में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपकी CGP भी कम है, आइल्स कम है, तो एटलीस्ट आपका 15 लाख का बजट होना चाहिए, तो आप एजुकेशन पे जा सकते हैं। सही है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बजट ही जो है, एक दफ़ा एक क्वेरी आई कि मेरा बजट है 4 लाख का। यार 4 लाख में तो कल्टस भी नहीं आती है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में तो हम नहीं भेज सकते हैं। तो एटलीस्ट बजट भी डिपेंड कर रहा होता है। नहीं भेज पे मैं दुबई भेज देता हूँ उसको, यार वहाँ से चक्कर लगा लो या पाकिस्तान टूर कर लो। सही। तो अब सिनेरियो ये होता है कि इस सिनेरियो पे फिर हम ये कहते हैं यार थोड़ा सा बजट बढ़ा लें आप पे। लेकिन क्या है कि वही आपकी बात को मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि स्कैमर्स ना इस चीज़ को भी कैश करते हैं, वो उस बच्चे के 4 लाख भी लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू। ये भी बात है कि भाई कम बजट वाला है, वो कहेगा यार चलो ये कुछ आसरा तो दे रहा है ना मुझे, वो तो भगा रहा है। एग्जैक्टली सी बात है, वो तो स्टेट मना कर रहा है। हाँ, तो चलो कोशिश करते हैं क्या पता हो जाए, होता नहीं है। होता नहीं है। इसमें सबसे चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको ऑथेंटिसिटी को कैसे देखा जा सकता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं हाँ, है। ये प्लीज़ आप जो है सबसे पहले ये चेक करें कि अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, वाकई मैं सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा बैकग्राउंड है क्या, मेरी डिफरेंट मेरी अपीयरेंसेस देखें जगहों पे, गूगल पे जाके चेक करें, सोशल मीडिया पे देखें, रिव्यूज़ देखें, फिर विज़िट करें ऑफिस। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे जिक्र किया हमारे 3 ऑफिसेज हैं, तो आप विज़िट करें, वाकई 3 है नहीं है, हाँ, वहाँ पे आप जाएं, पता करें, हाँ भाई अली हैदर साहब हैं, स्टूडेंट नेस्ट है नहीं है भाई, ठीक है भी समझ आती है बात। पहले वेरिफिकेशन तो करें। हमारी पब्लिक इतनी डेस्परेट हुई हुई है बाहर जाने के लिए कि वो कोई वेरिफिकेशन नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, वो बस सुनती है और डायरेक्ट कॉल कर लेते। अब आप अंदाज़ा लगाएं, टिकटॉक पे लोग बाहर लोगों को भेज रहे हैं। टिकटॉक पे फिनलैंड की बातें चल रही हैं कि फिनलैंड पे आप अपने स्पाउस के साथ चले जाएं। टिकटॉक पे लोग आइल्स पढ़ा लें, हद हो गई। ये तो बुराई तो नहीं है इसमें। सर टिकटॉक में आप आइल्स पढ़ा कैसे सकते हैं, सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? वीडियोस तो डाल सकते हैं ना, वीडियोस डालें, पढ़ाना। अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं यूट्यूब का भी देखें, आपको पता है कि मैक्सिमम लेंथ 10-11 मिनट्स की वीडियो होती है, उसमें एक लेक्चर दिया जा सकता है। मेरी अपनी खुद वीडियोज़ हैं, लेकिन की तो हो गई अब टिकटॉक पे भी 5 मिनट की होगी। 5 मिनट में कितनी नॉलेज आप दे पाएंगे? 2-4 पार्ट्स में, पार्ट 1 लिखा होता है, पार्ट 2 पार्ट 2 हो जाता है। लेकिन क्या है, अच्छा टिकटॉक का फ़ायदा ये है सर, एल्गोरिथम बड़ा अच्छा है उनका। आपने एक पार्ट देख लिया ना, वो दूसरा पार्ट आपके पास आएगा। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज़ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ मिस हो रहा है, मिसयूज हो रहा है भी। आप अच्छा यूट्यूब नहीं खुलता देहातों में या गाँवों में, बिल्कुल टिकटॉक बासानी खुल टिकटॉक खुल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें भी अच्छी भी है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसका यूज़ जो पब्लिक कर रही है ना, वो मिसयूज़ कर रही है। तो वो तो पब्लिक प्रॉब्लम ये आ जाता है ना। अब लोगों ने जैसे देखा, ई चालान आ गया, आपने एजुकेशन दी नहीं और ई चालान ठोक दिया आपने। एग्जैक्टली सी बात है। पता अभी किसी को पता नहीं चल रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, घर पहुंचते हैं तो चालान आ जाता है। तो 6 आवर्स पे 12 पॉइंट कितने बिलियन का चालान हुआ था, सिर्फ 6 आवर्स पे 1.5 करोड़ रुपए का इतना हो गया, ठीक है 6, और वो भी 200 कैमरे पे। अभी 1000 कैमरे और लगेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज में 600 और लगेंगे। अब देखें ना, अब एजुकेशन तो दो ना भाई, पहले आप कोई बिलबोर्ड लगा देते, कोई ऐसी कैंपेन चला लेते कि भाई अब ये करोगे तो ये होगा, कैमराज आ चुकी हैं, ये जितना आप करें, ये चीज़ें कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट चालान ठोक दिया। ये अनफॉर्चुनेटली ये होता है हमारे डायरेक्ट फायर मार देते हैं लोग, फायर मार देते हैं। अब टिकटॉक आया, किसी ने बताया नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है, बस करो इस्तेमाल, जो देखना है देखो, जो आ रहा है देखो। तो बात ये है कि पहले एजुकेशन लाजमी है, एजुकेट तो करें। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली एजुकेट करें। तो आप, मैं ये कह रहा था कि आप वेरीफाई पहले करें वाकई, और उसके बाद अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, वो कहते हैं सर ठीक है आपने इतने बच्चे भेजे हैं, क्या सबूत है? हम अपना सिस्टम ओपन करते हैं, उनके सक्सेस वीज़ा दिखा देते हैं कि कंसल्टेंसी की क्या फीस होती है अगर एक बच्चा आपके पास आता है पूरा प्रोसेस कराने के साथ, क्या आप फीस लेते हैं? अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और केस टू केस। जर्मनी के लिए आया, अब फॉर सपोज जर्मनी के लिए एक स्टूडेंट आता है, उसकी CGPA भी अच्छी है, उसने आइल्स भी किया हुआ है, आइल्स नहीं किया तो उसने हमसे कहीं और से कर लिया, तो फॉर एग्जांपल, और वो जाना चाह रहा है जर्मनी प्राइवेट पे, चाहिए ठीक है, प्राइवेट में उसको फ़ीस देनी है। तो प्राइवेट के अगर देखा जाए तो कंसल्टेंसी चार्जेस जो हम चार्ज करेंगे, दैट वुड बी हार्डली 600 यूरोस हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना, 600 to 800 यूरोस के दरमियान होता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट।
अगर हम पब्लिक की तरफ आते हैं तो पब्लिक पे उसकी जो तमाम प्रोसेस, उसके एडमिशन, उसकी वीज़ा फाइलिंग, नोटराइजेशन, उसकी ऑथेंटिकेशन, CV, SOP, सब कुछ उसके तकरीबन 900 यूरोस फॉर एग्जांपल हम चार्ज करेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है केस टू केस में, क्योंकि जब केस में हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, हम ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं ऑनेस्टली। हाँ, केस बहुत वीक है, मेहनत बहुत करनी है, 10 जगह हमें जो है एडमिशन्स करने हैं और एवरीथिंग करनी है, तो वहाँ पे हम फिर थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये अगेन डिपेंड कर रहा होता है कि आप जा कहाँ हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करूँ, फिनलैंड और स्वीडन 2 ऐसे कंट्री हैं जो कि इस वक्त आपके स्पाउस के साथ आप पढ़ने जा सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ स्पाउस, किड्स के साथ भी। और कराची में इस वक्त 2 हार्डली कंसल्टेंट ऐसे होंगे जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं और एक और हैं। तो आप अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई मैं अपनी मिसेस के साथ जाऊं या वाइफ चाहती है मैं हस्बैंड के साथ जाऊं, आप फिनलैंड जा सकते हैं। फिनलैंड कितना महंगा है सर? फिनलैंड एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या है कि आपके पास प्लस पॉइंट ये कि आप अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड यानी स्पाउस और किड्स के साथ जा रहे हैं ना पढ़ने। और वो कवर कैसे होगा? जो मेन कैंडिडेट है उसको सिलेक्टिव आवर्स मिलते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल 20 आवर्स पर वीक है, लेकिन जो उसका डिपेंडेंट है, ठीक है, वो तो 24 आवर्स में कभी भी जॉब कर सकता है, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो मेन कैंडिडेट है वो लिमिटेड आवर्स में जॉब कर रहा है, उसके साथ जो कैंडिडेट गया है वो 18 आवर्स भी जॉब कर सकता है, तो वो एग्जैक्टली तो वहाँ ये होता है इससे। अच्छा, आपका बेबी या बाबा है, वो आपने आगे जाके उसको एजुकेशन के लिए वहीं पे डाल दिया है, उनका फ्री हो जाता है? फ्री तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फीस कम मिलेगी आपको कहना चाहिए फैसिलिटीज़ दी जाएगी, और देन आफ्टर 2 ईयर्स आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अगर वही बात है, हम पॉजिटिव और ऑथेंटिक स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, हमारे लिए बहुत आसानी है। यूके बहुत महंगा है सर? यूके महंगा, एग्जैक्टली। यूके मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त यूके में जॉब्स बिल्कुल नहीं। अच्छा। लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट को भेजा था, 1 साल के बाद वो वापस आया है, उसके वालिद उसको मेरे पास पिछले हफ्ते लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि सर आपने सही कहा था, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 साल से इसको पैसे देता रहा हूँ, जॉब नहीं थी, मैंने बुला लिया, अब सर आप इसको जर्मनी भेजें। अब फेब इनटेक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका इनटेक कर दिया है, फेब में इंशाल्लाह वो जर्मनी जा रहा है। तो यूके में इस वक्त मैं तमाम लोगों को कहूँगा जॉब्स बिल्कुल नहीं। तो अगर आप पढ़ने के लिए अगर जाएँ, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आप समझते हैं कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको विदाउट जॉब आपके घर से पैसे आते रहेंगे, आप सर्वाइव कर जाएंगे, तो गुड टू गो है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं ये सोच के कि मैं पढ़ूंगा भी, जॉब भी करूंगा, फीस भी निकालूंगा, घर भी भेजूंगा, इस वक्त यूके इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है विद इन 3 ईयर्स हालात चेंज हो जाएं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने US पे जिस तरह पॉलिसीज़ चेंज की हैं इमिग्रेंट्स को लेके, टैक्स लगा के, इमिग्रेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, वो तो बाकायदा लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो इन अभी यूके, कनाडा, US, इन 3 जगहों पे स्टूडेंट्स वैसे भी अब जा नहीं रहे हैं ज़्यादा, और अभी वो अगर जाते भी हैं तो वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अभी जॉब नहीं और वहाँ चीज़ें बहुत सैचुरेटेड हो रही हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उस तरीके से वैल्यू मिलती है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है। कहीं भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती है। यूके, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पे हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। जैसे मैंने अभी थोड़े पहले अर्ज़ किया था कि जर्मनी में आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रोटोकॉल मिलेगा। वजह क्या है? ठीक है, वहाँ पे जाके सर हम लोगों ने अजीब अजीब हरकतें की हैं। जर्मनी में नहीं की कुछ भी? जर्मनी में बहुत कम की। अच्छा। और जिन्होंने की हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने। जैसे कि क्या हरकत है? फॉर सपोज अब रिसेंटली 1.5 मंथ अगो का एक वाक़या है, जर्मनी का वाक़या है। एक स्टूडेंट था, वो जा रहा था, एक कोई फीमेल, वो अच्छा वहाँ पे स्कर्ट पहनना इज़ अ कॉमन थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो होगी मुस्लिम या एशियन जो भी थी, उसने क्या किया, उसकी वीडियो बनाने लग गया, एंड ही स्टार्टेड विद अ सेल्फी कैमरा कि ये देखो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है, उसने कंप्लेन की कि मुझे ही इज़ हरासिंग मी। पुलिस वहीं पे आई है, ऑन द स्पॉट उसको पकड़ा है, लेके गए हैं, उसे डिपोर्ट कर दिया। कौन से मुल्क की बात है? जर्मनी की बात। एग्जैक्टली। यानी वहाँ पे भी हम हरकतें करना शुरू हो चुके हैं एग्जैक्टली। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ यूके में 2 इंसिडेंट ये 2 महीने पहले हुए अनफॉर्चुनेटली। तो वो क्या रेशो निकाल देगी यार, इस साल में इतने केसेस आए, वो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, तो इनको अब थोड़ा कम करो। एग्जैक्टली, ये हो रहा है डेफिनेटली, ये ऐसा ही हो रहा है, ये कैलकुलेशन होती है और वो देखते हैं कि अच्छा ये कहाँ के यूएई भी हमें अब नहीं दे रहा वीज़ा सर। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना सर कि लोग आप सर आपको एक बात बताऊं, लोग हज उम्र के लिए जा रहे होते हैं, उसके बाद वहाँ जाके भीख मांग रहे हैं। देखा
मुकद्दस जगहों अमेरिका पे में- जा रहे हैं आप। अमेरिका में आजकल बड़ी अच्छी चल रही है पाकिस्तान की मामला। वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मामलात, और इसमें उनका अपना ही हाथ है, अच्छा क्योंकि जो अभी यूके का 2 वाक़यात हुए थे यूके के। अच्छा, इंडियंस भी ऐसे ही होंगे, साउथ एशियन सारे अनफॉर्चुनेटली हम एक जैसे देखें, एशियंस की हम बात है करें, ना? उसमें इंडियंस भी आते हैं, उसमें आपके मतलब मुस्लिम्स भी बांग्लादेश आते के हैं, भी। बांग्लादेश के भी आते हैं। अभी तो लास्ट जो यूके में इंडियंस का कोई एक इवेंट हो रहा था, हाँ। तो उन्होंने वो रोड पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, दिवाली का। आई गेस अच्छा। लाइक दैट। तो उस पे ये हुआ कि यूके की पुलिस आ गई, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे रोड पे तो अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सारे इंडियंस को जो है उन्होंने मारा नहीं, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से लेके गए, डिपोर्ट कर दिया। अच्छा 2 पाकिस्तानी भाई ने क्या किया, यूके में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को मारा इस तरह की, उसकी नक्सली फट गई, ओह और वो उस ऑफिसर ने बाकायदा वीडियो बनाई कि इन दोनों पाकिस्तानी भाइयों ने मुझे मारा क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, मैंने एक गलत काम करने से रोक रही थी। उन दोनों पाकिस्तानियों को भी यूके से डिपोर्ट कर दिया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई हमें आने भी नहीं देगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, इस वक्त तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर हम यूएस में जाएंगे हम बिल्कुल, अफ्रीका के मुल्कों में, हाँ, अफ्रीका, कंबोडिया, इन जगहों पे जम जा रहे जिम्बाब्वे, होंगे, हाँ, नामीबिया। वहाँ हम जा सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम यही करते रहें तो और अगर इससे ज़्यादा भी करते हैं तो वो भी नहीं आने देंगे भाई। सर वही आपने खुद ही कह दिया, यूएई, हाँ यूएई कहाँ आने दे रहा है अब? UAE नहीं सऊदी आने अरब दे ने रहा भी है। काफ़ी पाबंदियां लगा दी हैं। तो अब एक वक्त था कि वी वर द पर्सन, हम सऊदी अरब को एक ज़माने में बिल्कुल। सपोर्ट कर चुके हैं। हमारी पीआईए ने एमिरेट्स खड़ी की है सर। बता दुबई एग्जैक्टली की फैक्ट है। सबसे बड़ी ऐसा ही एयरलाइन है। आज दुनिया की। और आज क्या पीआईए की वर्ल्ड है, पीआईए की एयर हॉस्टेस वहाँ जाती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लिखा होता है थैंक यू पीआईए। हाँ आप देखी होगी ये meme। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये हालात हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं, उम्मीद ही लगा बेशक। सकते हैं मुल्क से कि कुछ मामला बेहतर नहीं, हो। आई अप्रिशिएट कि आप जैसे यंग टैलेंट, आप लोग का ब्रांड Thank जो you, है, sir जी। ये आप लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जिससे लोगों को पता भी चल रहा होता है कि क्या स्कैम है, और वो एटलीस्ट मैं समझता हूँ इन प्लेटफॉर्म से अगर किसी एक बंदे की भी लाइफ बच हाँ, जाती है, बिल्कुल सर, वो बड़ी वो बात स्कैम होती से बच जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सदके जारी है आप लोगों की बिल्कुल तरफ से सही भी है। बात, सही बात। और आपकी तरफ से बहुत Thank शुक्रिया you, सर, thank you। आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला। आखिरी में मैसेज एक दे दें हमारे यूथ को। बिल्कुल, मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है और बहुत हमारे अंदर पोटेंशियल है। नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और एक चीज़ आजकल देखा जाए तो हम लोग यूथ जो है वो बहुत सफ़र कर रही है, हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नमाज़ पढ़ें और साथ साथ बी पॉजिटिव कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। आप बस ये करें कि अपने गोल को सेट करें, और कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा वेरीफाई करें, उसके बाद कोई स्टेप लें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपकी पोइट्री स्किल्स भी अच्छी होंगी, अगर आखिर में कोई शेर सुना देते हैं तो कमाल है। नहीं, पोइट्री मेरी इकबाल अच्छी डे नहीं भी है। आ रहा है सर आगे। इकबाल साहब का तो वो जो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हल तक खुदा से तुमसे पहले, पूछे बिल्कुल। कि बता तेरी तो रजा ये- क्या है। रजा की, हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर और आप हैविंग भी मी। हमें जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट्स लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।